सबसे पहले मैं आतंकजीत सिंह साहब आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ये लगातार अडानी जी के शेयर ऊपर-नीचे जा रहे हैं, इससे पार्लियामेंट को या हमको या आपको या डेमोक्रेसी को कुछ लेना-देना नहीं। लेकिन जहाँ पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आज से 7, 8, 10 दिन पहले आई थी, जो उसने आरोप लगाए थे, वो आरोप जस के तस है। सब लोगों का कहना ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन आरोप तो आरोप अपनी जगह है और उसपे अभी तक किसी भी एजेंसी ने कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया है कि भाई इन आरोपों में हम जांच करा रहे हैं या ये गलत है या ये है, इस तरह की बात नहीं हुई है। आतंकजीत सिंह साहब इसी से शुरू करते हैं। जी नमस्कार आनंद वर्धन जी, शुक्रिया मुझे समय देने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, कल पॉलिटिक्स हो रही थी लोकसभा में, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का अभिभाषण था। कुछ बातें मैं उनसे शुरू करूंगा और फिर मैं मेन सागा पे आऊंगा। मोदी जी ने 2022 में कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, उस पर कोई बात नहीं की। उन्होंने चाइना पे, एलएसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे चाइना ने इंग्रेस किया है, उसमें भारतीय फौजें क्या कर रही हैं, इस पे कोई बात नहीं की। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने उस पर डिमांड की थी उस पर बहस हो, तो अमित शाह ने कहा जब कोई मुद्दा ही नहीं है तो उस पर बहस करने की क्या जरूरत है। उसके बाद उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट पे, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई बात नहीं की। एक एक्विजिशन राहुल गांधी की अजीत डोवल पे थी कि उन्होंने राफेल से लेकर और बाकी मुद्दों पर भी हस्तक्षेप रखा, अग्निवीर वाले मुद्दे पर भी अजीत डोवल पे डायरेक्ट इल्जाम लगाया, उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जब वो गुजरात के सीएम थे तो एक, आपको याद होगा, जीएसपीसी पाइपलाइन थी जो ओएनजीसी के साथ एक रिलायंस का प्रोजेक्ट था, उसमें 40,000 करोड़ का लोन भी वहां के स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस का था। उस जीएसपीसी का क्या हुआ, गुजरात स्टेट गैस का क्या हुआ, वो भी बात जो है वो हवा हवाई हो गई। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अब असल में जब तक आप इन प्रोजेक्ट्स को डिटेल, जैसे मैंने आपको एलआईसी का समझाया था कि एलआईसी ने कैसे सस्ते शेयर बेच के फिर महंगे शेयर खरीदे और उसमें जो इजाफा हुआ 20 से 30 गुना, उसमें एलआईसी का कितना योगदान था, ऐसे ही बांग्लादेश के पावर प्रोजेक्ट को भी समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी कहते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का क्या हाथ है, कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे इन्वॉल्व है इसमें। तो इन्वॉल्वमेंट की जहां तक बात आती है, उसमें मैं आपको बता दूं, अभी 1 फरवरी 2023 की खबर है कि यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश ने कहा कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने रिवीजन मांगा है 2017 के पावर परचेज एग्रीमेंट, जो पीपीए का एग्रीमेंट हुआ था अदानी के साथ। उन्होंने कहा कि हमको जो बातें बताई गई, उन बातों में प्राइस ऑफ कोल और प्राइस ऑफ ऑपरेशंस, जो उनकी प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट का था, वो एस्केलेट करके बताया गया। उसमें जिस तरह के टैक्सेस लगाए गए, वो टैक्सेस भी जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि वो एसईजेड जोन में जब डिक्लेयर हो गया 2019 में, तो उसमें टैक्सेस जब है ही नहीं, ना जीएसटी है कोल पे, ना इंपोर्ट ड्यूटी है, ना ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे कोई सेस है या कोल सेस है, तो किस तरीके से आपने एस्केलेशन करके हमें ये कॉस्ट दी है। अब ये शुरुआत कहां से हुई कि जब पीएम मोदी जी बांग्लादेश गए जून 2015 में, तो दोनों पार्टीज के बीच में 11 अगस्त 2015 को एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें 1600 मेगावाट बिजली देने का प्रावधान किया जाता है। 2016 मई में अदानी साहब की कंपनी झारखंड गवर्नमेंट से 100 हेक्टेयर लैंड मांगती है। वहां के जितने भी वहां के ट्राइबल्स थे या आसपास की जमीनें थी, छोटे मोटे किसानों की जमीनें इकट्ठी करके जबरदस्ती उनको जो है, उन्होंने 1000 हेक्टेयर मांगा था, करीब उनको 200 हेक्टेयर मुहैया कराया जाता है। और उसमें काफी सारी वायलेशंस होती हैं, कोर्ट केसेस इन्वॉल्व होते हैं, ट्राइबल्स और लोकल विलेजर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद मई 2016 के बाद इसकी कड़ी में दिसंबर 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर एक नोटिफिकेशन इशू करती है जिसमें गाइडलाइंस ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करती है। अब ये जो गाइडलाइंस हैं जिसमें क्रॉस बॉर्डर कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि वही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बिकॉज आपको पता होगा कि जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर, उनका बाइंडिंग होता है कि वो स्टेट को पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बिजली दें और जो एक्सेस बिजली होती है वो दूसरी स्टेट्स को दें। पर क्योंकि यहाँ एक्सपोर्ट का मामला था, तो उसको बाईपास करके उनको अलाउ किया गया कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, चाहे वो इन एक्सेस हो या इन शॉर्ट हो, आपको एक्सपोर्ट अलाउड है। तो उनको पहले तो वो एक्सपोर्ट अलाउ किया गया, जबकि 2023 में भी हिंदुस्तान बिजली सरप्लस देश नहीं है। कई स्टेटों में बिजली डेफिशिएट रहती है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे का कट रहता है। तो पहली वायलेशन यहां है, जॉन वायलेशन को, नॉर्म्स को मीट नहीं किया गया। दूसरा, कंपनी जो अदानी पावर झारखंड लिमिटेड थी, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया 5 नवंबर 2017 को बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, जिसमें उन्होंने ये कहा
कि वो 1496 मेगावाट की बिजली देंगे, 2 प्लांट लगाए 800 मेगावाट के, और पहला 800 वाट मेगावाट का प्रोजेक्ट 50 महीने में कंप्लीट होगा, जिसकी मियाद मार्च 2023 की थी। पर क्योंकि अभी ट्रांसमिशन लाइंस प्रॉपरली लगी नहीं है, तो वो मामला अभी मई जून तक फंस गया है। और जो दूसरा 500-800 मेगावाट यूनिट है वो 4 महीने बाद होगा, वो मेरे ख्याल से इस साल में तो दिखता नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, जनरल इलेक्शन 2019 में थे, आपको याद होगा। उसके पहले मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी साहब ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का रूल में चेंजेस लेके आए। अब जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी जो हैं अदानी जी को डायरेक्ट बेनिफिट करते हैं, तो किस तरीके से बेनिफिट करते हैं कि स्टैंड अलोन पावर प्रोजेक्ट्स को कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देने की कोई गाइडलाइन नहीं थी। वो गाइडलाइन लाई गई, उसको अमेंड किया गया, और अदानी के गोडा प्रोजेक्ट को फर्स्ट एसईजेड पावर स्टैंड अलोन पावर प्रोजेक्ट एज एसईजेड घोषित किया गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जीरो टैक्स रेजिम। इसका मतलब यह होता है कि उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई आपको सेस नहीं देना पड़ेगा, कोई पावर और कोई आपको इक्विपमेंट की इंपोर्ट में कोई आपको एक्साइज नहीं लगेगी। तो ये चीजें अप्रूव की गई 25 फरवरी 2019 को, मार्च में इलेक्शन थे, तो जस्ट इलेक्शन से 1 महीना पहले। अच्छा, इसमें अदानी पावर को सारी इंपोर्ट कॉस्ट की छूट मिल गई, जीएसटी की छूट मिल गई, सरचार्ज की छूट मिल गई, और कम से कम इस प्लांट की जो कैपेसिटी थी उसके हिसाब से अगर आकलन करें तो 7 से 9 मिलियन टन कोयला इसमें एनुअली यूज होना था। परचेज पावर एग्रीमेंट जो था वो 25 साल का था। इसका मतलब यह है, अगर इसको आप बैक टू बैक कैलकुलेशन करें तो अदानी को $40 मिलियन का पर साल का क्लीन एनर्जी सेस, एक सेस लगता है कार्बन टैक्स, जितना कोयला बर्न करते हैं उसका क्लीन एनर्जी का सेस देना पड़ता है। तो $40 मिलियन का इसको डायरेक्ट बेनिफिट मिला, और ओवर अ पीरियड ऑफ 25 इयर्स अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो $1 बिलियन का सिर्फ इसी में, कार्बन टैक्स एक्स में और एक्साइज में, और उनको वो बेनिफिट दिया गया। ठीक है, अदानी को 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिली और पहले 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए 50%, और उसके बाद एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% फ्लो बैक किया जाएगा अगले 5 साल, मतलब 15 साल तक की उनको छूट दी गई। अच्छा, अब ये जब पता लगा वहां पे बांग्लादेश के गवर्नमेंट को, या बांग्लादेश के वहां के जो लोग थे उनको ये पता लगा, जब वहां के जर्नलिस्ट को पता लगा, उन्होंने छानबीन करी, तो उसमें यह बताया गया कि जो बांग्लादेश का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, दे विल एंड अप पेइंग 16% हायर कैपेसिटी चार्जेस, क्योंकि बिजली के 2 चार्जेस होते हैं। कैपेसिटी चार्जेस, जैसे आपने 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया, उसका प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट का अलग से चार्ज लगता है, और बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, जो बिजली आप सप्लाई करते हैं, उसका अलग कॉस्ट होता है। तो उसमें जो कॉस्ट का आकलन किया गया, तो उसमें यह बताया गया कि हायर कैपेसिटी चार्जेस पे 16% एक्स्ट्रा, और फ्यूल चार्जेस पे 45% एक्स्ट्रा बिलिंग अदानी ने बांग्लादेश को की है। तो इसका मतलब यह हुआ कि, जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक यूनिट ऑफ बिजली अगर अदानी की कॉस्ट कर रही है 17 सेंट्स पर यूनिट, वो बांग्लादेश में ऑलरेडी उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो 6 सेंट है, मतलब 11 सेंट बिजली एक्स्ट्रा सप्लाई की जा रही थी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे। अगर इसको अगर हर मेगावाट पे, अगर एवरी मेगावाट पे इसको करेंगे तो $170 पर मेगावाट बिजली की सप्लाई का एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश की पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को $1.17 बिलियन का नुकसान होगा इस 25 साल के पीपीए में। मैं इस बात को खत्म करने, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर 11 से 12 बिलियन डॉलर का फायदा अदानी को हो रहा है, उसका नुकसान बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड को हो रहा है, तो ऑब्वियसली सवाल तो उठेंगे ही। अब बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने कह दिया, या तो इस पीपीए को रिवाइज कीजिए या हम इसको रद्द करते हैं। बात यहां तक पहुंच गई है। तो मेरा कहना का मतलब यह था कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह कहा कि मोदी जी अपने अदानी अंबानी को किस तरीके से फायदा पहुंचाते, आप एक एक प्रोजेक्ट को उठाएंगे। अभी मैंने आपसे बांग्लादेश जो बिजली की सप्लाई का एसईजेड का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में डिस्कस किया है। अगले अंश में मैं आपको एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। एक एक प्रोजेक्ट को एनालिसिस करेंगे तो आपको ये सारी बातें सच होती नजर आएंगी, किस तरीके से मोदी सरकार ने अदानी को फायदा पहुंचा है। जी ठीक है। मेरे पास जो फैक्ट है, मैं एक दो चीजें कर दूं। वो 425 हेक्टेयर जमीन उन्होंने ली है उस गोड्डा वाले में। 1000 एकड़ चाहिए थी, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़, करीब करीब उनको जितना चाहिए था उतनी मिल गई है जमीन। एक दूसरा, मैं एक चीज और बता दूं जो मेरी वो है, बांग्लादेश में सरप्लस है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो सरप्लस है। तो ये बांग्लादेश के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका गला दबा के उनसे ये बिजली क्यों खरीदवाई जा रही। खैर,
मैं आपसे एक बहुत बेसिक चीज़ और पूछ रहा हूँ और मैं दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूँ और मैं आप सब लोगों से ये जो जो मेरी समझ है और मैंने जितना लोगों से पता किया, एक बहुत हल्ला मचा जो शीतल जी बता रहे थे कि इन्होंने 1.1 बिलियन का एक लोन प्रीपोन कर दिया, पहले ही उसको चुका दिया, अक्टूबर 2024 में होना था। वो उसकी उसकी बेसिक ये है कि वो एसेट बेस्ड लोन नहीं था। मैं लोगों को, अपने दर्शकों को समझाने के लिए बोल दूं, आप अगर कर्जा लेते हैं तो आप अपना घर गिरवी रख के लेते हैं, जिसको लैब बोलते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और एक कर्जा आप लेते हैं लोन लोन अगेंस्ट शेयर। हम सब ने लिया है, हमने भी कभी ना कभी कोई जरूरत पड़ी है तो मैंने भी लोन लिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी लिया है, लोन अगेंस्ट शेयर भी लिया है। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपका एक एसेट होता है, एक घर होता है। उस घर की मान लीजिए वैल्यूएशन आपने वो जो वकील साहब हैं, जो एसेसर जाते हैं, उनको कुछ खिला पिला दिया, समोसे के साथ रसगुल्ला भी खिला दिया, तो वो उसको 50 लाख की जगह उन्होंने 52 लाख कर दिया, 55 लाख कर दिया। लेकिन 50 लाख को 5 करोड़ नहीं करते हैं। तो वो अगर टूटेगा भी तो 50 का वो 45 लाख हो जाएगा। एक होता है लोन अगेंस्ट शेयर, और मैंने अगर 100 रुपए के शेयर दिए हैं तो मुझे करीब 30 या 40 रुपया ही मिलता है, 2.5 टाइम्स मोटे तौर पे। दिक्कत क्या होती है कि अगर शेयर के दाम गिरते हैं तो वो जो बैंकर या जो भी मुझे लोन देता है वो कहता है या तो और शेयर लाओ और नहीं तो हम तुम्हारे शेयर बेच देंगे। तो ये उनके एसेट बेस्ड लोन नहीं थे, ये सब उनके इक्विटी बेस्ड लोन थे, और इसलिए उनको जरूरी था कि वो इसको पहले पैसा दे दें, नहीं तो उनको उतने शेयर देने होते, नहीं तो उनके शेयर बिक जाते। ये मैंने इसलिए कहा कि ये भी एक बार बार जो ड्रम पीटा जा रहा है उन्होंने पहले। मैं आपसे एक चीज ये पूछ रहा हूं, और मैं बोफोर्स में इसलिए रुका हुआ हूं कि बोफोर्स में एक तड़का जो था वो नेशनल सिक्योरिटी का था, कि रक्षा है, फौज है। राहुल गांधी ने जो 4 सवाल पूछे वो, लेकिन साथ में उसने नेशनल सिक्योरिटी की भी बात की है, जब वो इजराइल की बात करते हैं, जब वो और जगहों की बात करते हैं। तो आपको क्या, एक तो 4 सवाल के जवाब वो भी पीछा करते रहेंगे जब तक उसके आंसर नहीं मिलेंगे, और दूसरा जो नेशनल सिक्योरिटी की बात है वो कहीं ना कहीं आम आदमी को हिट करेगी, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात। जी, जहां तक राष्ट्र की सुरक्षा की आपने बात की, अभी शीतल जी ने ये बताया कि सिविल एविएशन में जो मैडम थी गार्गी कौल, वो पहले तो सेक्रेटरी थी एक्स ऑफिशियो, फिर फाइनेंशियल एडवाइजर बनी। अब उनका जो मामला है वो आप सुनिए क्या है। वो जो गार्गी कौल हैं वो सिस्टर इन लॉ हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस कौल, और वो रफेल में जज थे। अब रफेल भी एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, इंडियन स्पेसिफिकेशंस हैं, और 36 एयरक्राफ्ट खरीदे गए 108 एयरक्राफ्ट की कॉस्ट पे। जब वो एससी बेंच में थे 14 दिसंबर 2018 में, उसमें एससी बेंच ने उस रफेल की पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। तो पार्लियामेंट में बहुत हल्ला मचा, देखिए रफेल की डिसमिस हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कोई कोई इसमें लेना देना नहीं हुआ है, तो अब ऑपोजिशन को रफेल का मामला नहीं उठाना चाहिए। और उसके अगले दिन, उसके 10 दिन बाद उनको फाइनेंशियल एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेज दिया गया गार्गी कौल। ये वही गार्गी कौल है जो अब वहां पे एयरपोर्ट का काम धाम संभालती है। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे इस तरीके से केसेस खत्म किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और उसके वरदान के स्वरूप उनको प्रमोशन मिलेगी, और उसके बाद वो फिर अदानी के एयरपोर्ट्स भी चलाएंगी, तो इसमें फिर देश की सुरक्षा का मामला कहां रह जाता है और कहां नहीं रह जाता है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। दूसरी बात जो आपने मार्जिन कॉल की वो आपने बिल्कुल ठीक की कि 1.1 बिलियन डॉलर की जो शेयर बैक लोन था उसमें 500 मिलियन डॉलर की मार्जिन कॉल थी। वो मार्जिन कॉल वो पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसको जल्दी देना पड़ा। और उसके बाद जो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जिस तरीके से जैसे शीतल जी ने बताया कि 4.5 मिलियन डॉलर का जो लोन उन्होंने हॉचम लिमिटेड जो सीमेंट कंपनीज खरीदी, उसके अगेंस्ट उनकी मार्च 9 को 500 मिलियन की किस्त भी ड्यू है, जो उसको ठुकरा नहीं सकते। आज जो वो शेयर गिरा, आज शेयर वो इसलिए भी गिरा कि एमएससीआई एक इंडेक्स है जो ये तय करता है कि फ्री फ्लोट शेयर्स के इंडेक्सेशंस अपने इंडेक्स में बताता है। क्योंकि अदानी की 75%, सेबी का रूल है 75% आपकी कंपनी सेल्फ ओन्ड होनी चाहिए और 25% शेयर फ्री फ्लोट होना चाहिए। जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को ये पता लगा कि ये जो 25% फ्री फ्लोट है, ये 25% फ्री फ्लोट नहीं है, फ्री फ्लोट तो वही 4-5% है जो एलआईसी, एसबीआई और बैंकों में प्लेज पड़ा है, 20% और है जो रीरूट होके शेल कंपनीज के थ्रू पैसा रखा गया है, और शेयर की मार्केट शेयर को जो है 20 गुना या 30 गुना बढ़ाया गया है। तो आज एमएससीआई ने भी कह दिया कि हम अपने फ्री फ्लोट स्टेटस को, अदानी के शेयर्स को, हम सोचेंगे कि उनके बॉन्ड्स को और उनके शेयर्स को अपने इंडेक्स में रखना है कि नहीं रखना है। और इंडेक्स का प्रभाव, वहां के बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, वो उससे प्रभावित होती हैं। इस वजह से एमएससीआई की इस बयान से
आज शेयर जो है वो 12% अदानी एंटरप्राइज का, और बाकी तो मार्केट वैल्यूएशन आज मैं चेक कर रहा था, जो 10 लाख करोड़ पे पहुंच गई थी 19,80,000 करोड़ से, वो आज 10,40,000 करोड़ है, तो मात्र 30-40 करोड़ का फायदा है। अब जहां तक बात आ जाती है मोदी जी की या पॉलिटिकल कैपिटल की, अब मोदी जी तो ये कहते हैं कि मुझे 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, पर अगर आप पिछला इलेक्शन देखें तो 90 करोड़ जो है एलिजिबल वोटर्स हैं, जिसमें 60 करोड़ लोगों ने वोट किया, और मात्र 22.9 या 23 करोड़ वोट जो हैं वो बीजेपी के खाते में गए, बाकी और लोगों के खाते में गए। तो इस तरीके का। और दूसरी बात, जो मोदी जी सवालों के जवाब में कहते हैं कि हमने 8 करोड़ लोगों को जो है वो नल पे जल दिया, 11 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर मुहैया कराए, 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के थ्रू एलपीजी सिलेंडर्स दिलवाए, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की सुविधा दिलवाई, और 23 करोड़ कुछ उन्होंने कह रहे हैं कि जनधन अकाउंट खोले। तो इस तरीके की जब वो फिगर्स देते हैं तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मतलब ये तो एक पुण्य का काम है या दान का काम है। भाई सरकार के पास टैक्स आता है, रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू के अगेंस्ट या वो जो बोरो करते हैं उसके अगेंस्ट एक देश का बजट है 40-45 लाख करोड़ रुपए का, और अगर उस पैसे की डिप्लॉयमेंट कुछ कामों के लिए होती है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जनधन अकाउंट हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो जल जीवन शक्ति हो, या वो सड़कें बनाने के प्रोजेक्ट्स हो, तो इसमें ये कैसे आ जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये किया? भाई उनका काम है प्रधानमंत्री होते हुए ये देखना कि जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स है वो प्रॉपर हो, और इम्प्रोप्राइटरी की जहां खबर आए वो। अब आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री जब रेलवे मिनिस्टर थे, इम्प्रोप्राइटरी की बात हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने तुरंत रिजाइन कर दिया, और कई सारे ऐसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं जिसमें राजनीति में अगर आप पे उंगली भी उठती है तो पहले आपको सफाई देनी पड़ती है, उसकी जांच करानी पड़ती है, उस जांच में अगर आप निष्पक्ष पाए जाते हैं तो आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। पर जिस तरीके से हमारे मुझसे पहले वक्ता ने कहा कि राज्यसभा में और लोकसभा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने उद्बोधन किया, वो मुझे एरोगेंट नजर आए। वो इस तरह से एरोगेंस नजर आई कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, और देश के 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं, मेरा वोट बैंक जो है वो कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने पंक्ति भी दी दिनकर की, ये कहा कि जिनको अपनी जमीन के नीचे नहीं पता क्या है वो ये बातें करते हैं। तो इस तरीके की बातें करना, ऑपोजिशन को डेसिमेट करना, अपने काली करतूतों को छुपाना, ये प्रधानमंत्री को तो शोभा नहीं देता। उनकी पार्टी के कोई लोग अगर ये बात बोलते पार्लियामेंट से बाहर या पार्लियामेंट के अंदर, उनके एमपी से बात करते तो मैं समझ सकता था। प्रधानमंत्री मोदी को तो ये कहना चाहिए था कि मेरी जांच अच्छा, जेपीसी की जहां तक बात आई, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जांच होगी। और आपने कल एक और मैंने अभिभाषण सुना, धनखड़ साहब जो वहां पे स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर राज्यसभा के स्पीकर धनखड़ साहब ने ये कह दिया कि भाई साहब ये नेशनल इंटरेस्ट की जो बात अगर नहीं होगी तो राज्यसभा में नहीं की जाएगी, जब खड़गे अपना बयान दे रहे थे। तो मतलब नेशनल इंटरेस्ट है क्या? बीजेपी के इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट से जोड़ना, बीजेपी की कार्यशैली को देश की कार्यशैली से जोड़ना, देश की आंतरिक सुरक्षा को बीजेपी की पार्टी की आंतरिक सुरक्षा से जोड़ना, इस तरीके की जिस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है, इस तरीके का जो नरेशन दिया जा रहा है, ये मुझे लगता है ये सरकार विरोधी तो छोड़िए, देश विरोधी भी है। क्योंकि जब इम्प्रोप्राइटरी की बात आती है, जब और चीजों की बात आती है तो आप कन्नी काट जाते हैं, आप देश की सुरक्षा का मामला सामने ले आते हैं। और जब आपसे कहा जाता है कि आप इस पे जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच करवाइए, तो वो कहते हैं आप होते कौन है? तो इसका मतलब है फिर पार्लियामेंट को फंक्शन ही नहीं करना चाहिए और सबको घर बैठ जाना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है इस देश में इन सब चीजों को लेकर, तो इस पे गहरी चिंता का विषय बन जाता है। थैंक सो मच आतंकजीत सिंह साहब, एक दिन आपसे एयरपोर्ट पे सिर्फ अलग से चर्चा हम लोग कर लेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता था आनंद वर्धन जी, सीपीआई के संतोष कुमार ने ये कहा कि जेपीसी बैठाने में बीजेपी डर क्यों रही है, रूलिंग पार्टी है, मैक्सिमम जेपीसी में मेंबर उनके रहेंगे, मतलब कि दाल में कुछ काला है या दाल ही पूरी काली है? जब मैक्सिमम नंबर जेपीसी में रूलिंग पार्टी के होते हैं तो जेपीसी बनाने से डर क्यों रही है? आज तक 8 जेपीसी बनी, किसी का रिजल्ट जो है वो रिपोर्ट जो है वो कारगर नहीं हुई। तो ये जेपीसी इतनी छोटी सी डिमांड है, उस पर भी क्यों चिंता का विषय है? ये बात है।